प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज 5 सितंबर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की अनेकों बधाइयाँ। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की इन ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला लगातार चल रही है और अनवरत जारी है। इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में शिक्षकों के द्वारा, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आशा करता हूँ कि आप इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। आज के इस ऑनलाइन वीडियो का जो प्रकरण है वह BA BEd, BSc BEd 3rd ईयर के प्रैक्टिस टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको शिक्षक के अंदर कई कौशलों की अभ्यास कराया जाता है और उन अभ्यास के माध्यम से वह छात्र एक परिपूर्ण शिक्षक के रूप में निकल करके आता है। मैंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आप लोगों को पहले बताया था कि भाई इसमें जो है कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाता है और उस कृत्रिम कक्षा कक्ष में शिक्षक जो है छात्र अध्यापक में अनेक कौशलों की निपुणता बढ़ता है और इन कौशलों का उद्देश्य शिक्षक को परिपूर्ण शिक्षक बनाना है। पिछले 3-4 वीडियो में हम लोगों ने लगातार माइक्रो टीचिंग के बारे में बातें की है और कल लास्ट वीडियो में हमने उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में बात की थी। उससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रस्तावना कौशल के बारे में बात की थी। आज हम तीसरा जो कौशल है वह है पुनर्वलन कौशल। अंग्रेजी में इसे रीइंफोर्समेंट कौशल कहते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। पुनर्वलन कौशल कार्य क्या आता है, इसका उपयोग क्या है, परिभाषा क्या है, तो इतना सा समझ लीजिए कि एक छात्र के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया के फलस्वरूप शिक्षक प्रोत्साहन करने के लिए या दंड देने के लिए जो व्यवहार करता है वह पुनर्वलन कहलाता है। अर्थात छात्र के द्वारा की गई क्रिया को उचित या अनुचित रूप में शो करने का काम, दिखाने का कार्य पुनर्वलन करता है। आज हम पुनर्वलन कौशल की परिभाषा, इसके प्रकार और पुनर्वलन कौशल के घटकों के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो में हम पुनर्वलन कौशल की पाठ्य योजना बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रथम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम है हमारा पुनर्वलन कौशल क्या है, इसको जानने का प्रयास करना। शिक्षकों की ऐसी क्रियाएं अर्थात शिक्षकों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जो छात्रों को अनुक्रियाएं अर्थात बाद में व्यवहार, अनुक्रिया का मतलब हो गया बाद में व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करता है या करती है। शिक्षकों की ऐसी क्रियाएं जो छात्रों को उस क्रिया के पश्चात उस व्यवहार को पुनः करने के लिए प्रोत्साहित करती है, पुनर्वलन कहलाती है। ठीक है, यहां समझने की कोशिश कीजिए कि एक छात्र ने अगर किसी शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा गया और शिक्षक उस प्रश्न से संतुष्ट होकर के उस बालक प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होकर के उस बालक को शाबाश या बहुत अच्छा या अंग्रेजी में वेरी गुड शब्द का प्रयोग कर देता है, तो उस बालक को ये लगता है कि जो है शिक्षक ने मेरी जो है तारीफ या प्रशंसा की है और वह आगे अगले अन्य व्यवहार यानी वह जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वह उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। यानी उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, वह उस क्रिया को बार बार करने के लिए प्रोत्साहित हो गया। तो अर्थात शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जो छात्र को अनुक्रिया करने के लिए यानी उसी क्रिया को बार बार दोबारा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, पुनर्वलन कहलाती हैं। स्किनर महोदय ने पुनर्वलन को, इसी बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। पुनर्वलन किसी क्रिया के घटने के बाद, पुनर्वलन किसी क्रिया के घटने के बाद वाली ऐसी घटना है जो उस क्रिया को पुष्ट करती है। अब पुष्ट करने का मतलब हो गया कि शिक्षक ने जब छात्र से कोई प्रश्न पूछा या कोई रेस्पॉन्स मांगा
उस रेस्पॉन्स के बाद में वो घटना घट गई, उसके बाद में जो है छात्र ने जो उत्तर दिया वह उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं और उस क्रिया को पुष्ट करते हैं, यानी छात्र ने जो क्रिया की है वह सही है, वह उचित है अथवा गलत है या अनुचित है, उसकी पुष्टि करती है। अर्थात पुनर्वरण के माध्यम से छात्र को यह पता चल जाता है कि मेरे द्वारा जो रेस्पॉन्स दिया गया है, मेरे द्वारा जो घटना, मेरे द्वारा जो क्रिया की गई है वह उचित है या अनुचित है। तो इसका मतलब हो गया शिक्षक के द्वारा छात्र को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने वाला ऐसा पुनर्वरण है, ऐसा शब्द या ऐसा व्यवहार जो छात्र को पुनः वह क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, पुनर्वरण कहलाती है। ठीक है। पुनर्वरण के प्रकार, पुनर्वलन के प्रकार का मतलब है पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब वह अच्छा जो व्यवहार करता है, उसके शिक्षक के द्वारा जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बालक को दिया जाता है वह पुनर्वलन धनात्मक होता है। ऐसे शब्दों में वह अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, श्रेष्ठ या पास जाकर के पीठ थपथपाना, आदि शामिल हैं। यानी धनात्मक पुनर्वलन वह होता है जो बच्चे को उस क्रिया को करने के लिए, बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी धनात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन है जो किसी छात्र के द्वारा की गई क्रिया को पुरस्कार के तौर पर या इनाम के तौर पर ऐसा शब्दों का या ऐसा व्यवहार का इनाम मिलता है जिसके माध्यम से वह बालक उस क्रिया को पुनः बार बार, दोबारा, अनेकों बार करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो पुनर्वलन है वह धनात्मक पुनर्वलन होता है जो बच्चे को किसी भी क्रिया को बार बार पुनः करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप ये पूछेंगे सर फिर ऋणात्मक कैसा हुआ? ऋणात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन होता है जिसमें बच्चे को शारीरिक रूप से नहीं, केवल शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से दंड दे करके या ऐसी क्रिया करा करके पुनर्वलन दिया जाता है ताकि उसके द्वारा जो अनुचित क्रिया की गई है या उसके द्वारा जो गलत क्रिया की गई है वह उस क्रिया को नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित तो करता है पर क्रिया को करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वह धनात्मक है और उस क्रिया को नहीं करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वह है ऋणात्मक। अर्थात जैसे एक छात्र के द्वारा शिक्षक के प्रश्न का अगर अनुचित उत्तर दिया गया है, ऐसी स्थिति में शिक्षक उससे कह सकता है आपका उत्तर गलत है, आप सही नहीं हैं, आप अपने बेंच पर खड़े रहिए या सही उत्तर मिलने पर उसका दोहरान कराएं। ऐसे जो दंड है वह शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं या गलत होने पर जो है गर्दन हिला करके मना कर देना। ऐसे जो पुनर्वलन है वह जो है ऋणात्मक पुनर्वलन कहलाते हैं। अर्थात आपका उत्तर सही नहीं है, उत्तर सही नहीं है, गलत है, खड़े रहिए, सही उत्तर का दोहरान कीजिए, आदि। इसके अलावा शारीरिक रूप से भी जो है पुनर्वलन दिया जा सकता है, जैसे आंखें दिखाकर, गर्दन हिलाकर भी हम जो है या हाथ हिला करके भी हम उसे पुनर्वलन दे सकते हैं। कई बार शिक्षक जो है अनेक ऐसे प्रयास करता है जिसके माध्यम से बालक या छात्र उस क्रिया को करने के लिए या नहीं करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो ऐसे सभी प्रयास चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो अशाब्दिक हो, वह शारीरिक हो
या फिर मानसिक हों, इन सब प्रयासों को ही पुनर्वलन के अंदर शामिल किया गया है। ऐसे पुनर्वलनों को हम शिक्षक के द्वारा छात्र को प्रोत्साहित करने की क्रियाओं में शामिल करते हैं। तो पुनर्वलन की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, पुनर्वलन के प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। एक शिक्षक के द्वारा जो पुनर्वलन दिए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो फिर एक रिपीट और मार देता हूँ, शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाला ऐसे कार्य जो छात्र को उस अनुक्रिया को बार बार करने के लिए या बार बार नहीं करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, वह पुनर्वलन कहलाती है। अगर उसने धनात्मक क्रिया की है तो उसके लिए बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और यदि उसने ऋणात्मक क्रिया की है यानी अनुचित क्रिया की है तो उस क्रिया को नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे एक माँ बालक के द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जाता है तो वह दंड स्वरूप जो भी देती है तो वह दंड इसलिए देती है ताकि बच्चा इस अनुचित क्रिया को दोबारा ना दोहराए। तो शिक्षक भी ऐसा ही कार्य करता है। इसी ने बताया था कि किसी क्रिया के घटने के बाद ऐसी वाली घटना जो उस क्रिया को पुष्ट करती है, यानी उस जो किसी घटना के बालक ने जो उत्तर दिया है उसके बाद में जो घटना घट रही है वह घटना जो है उस बालक ने जो एक्शन किया है, जो व्यवहार किया है, उस क्रिया को पुष्ट करती है। अर्थात बालक के दिए जाने वाले उत्तर को पुष्ट करती है कि उसने वह उत्तर दिया है वह सकारात्मक उत्तर है या अथवा नकारात्मक उत्तर है। ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं। एक पुनर्वलन का प्रकार और है, शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले पुनर्वलन के रूप। पहला शाब्दिक पुनर्वलन और दूसरा है अशाब्दिक पुनर्वलन। ठीक है, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक के द्वारा जो छात्र को पुनर्वलन दिया जाता है वह पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक पुनर्वलन की जब हम बात करते हैं तो छात्र को शाब्दिक पुनर्वलन का तात्पर्य यह है कि छात्र को दिए जाने वाले शाब्दिक पुनर्वलन का तात्पर्य यह है कि शिक्षक के द्वारा अपने मुख से कुछ शब्दों का उच्चारण करके वह उस बालक को प्रोत्साहित करता है, तो वह पुनर्वलन शाब्दिक पुनर्वलन कहलाता है। इस पुनर्वलन में हम बालक के इस पुनर्वलन में हम बालक के द्वारा दिए जाने वाले पुनर्वलनों में जो है, जैसे बालक ने उत्तर दिया, बालक ने जो उत्तर दिया उस उत्तर को बहुत अच्छा, अच्छा या श्रेष्ठ आदि शब्दों के माध्यम से जब प्रेरित किया जाता है या छात्र के द्वारा जब उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर में हाँ आपका उत्तर सही है, सही है, इस तरह से जब है उसे शब्दों के साथ में उसे प्रोत्साहित किया जाता है तो वह बालक आगे बोलने के लिए उत्साहित होता है। कभी कभी बालक सही उत्तर देते समय पर अपनी जुबान से लड़खड़ाता है या अटकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक उसे अपने मुख से हाँ आपका उत्तर सही है ऐसा कहकर के उस बच्चे को प्रोत्साहित करता है, और इस प्रोत्साहन के कारण वह बालक फिर आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है और वह अपने उत्तर को पूर्ण करता है। कई बार उत्तर देने पर हम अच्छा, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ, संस्कृत में अगर कहें तो शोभनम, अति शोभनम, हिंदी में कहें तो श्रेष्ठ, उत्तम, अति उत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, अंग्रेजी में कहें तो वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, सुपीरियर, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग के माध्यम से उस बालक को हम प्रोत्साहित करते हैं और वह बालक उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसी प्रकार अगर बालक अनुचित क्रिया करता है तो शाब्दिक पुनर्वलन के रूप में हम लोग जो है नहीं आपका उत्तर सही नहीं है, आपका उत्तर गलत है, आप अपनी बेंच पर खड़े रहिए या आप अपने स्थान पर खड़े रहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उस बालक को उस अनुचित क्रिया को रोकने का प्रयास करता है।
तो उचित क्रिया करने का प्रयास और अनुचित क्रिया को नहीं करने के प्रयास जो मुख के द्वारा किए जाते हैं, जो शब्दों के रूप में किए जाते हैं, ऐसे पुनर्वलनों को हम शाब्दिक पुनर्वलन कहते हैं। ठीक है। अब जब अशाब्दिक पुनर्वलन की बात आती है तो इसमें जैसे ही फर्क हुआ अशाब्दिक यानी ऐसा पुनर्वलन जिसमें किसी शब्द का प्रयोग ना किया जाए। शिक्षक बार बार बोले ये भी जरूरी नहीं है, कई बार वह बिना बोले भी उन शब्दों के प्रयोग के बिना शब्दों के प्रयोग के माध्यम से भी बालक को प्रोत्साहित या उस कार्य को नहीं करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ऐसे पुनर्वलनों में हम गर्दन का हिलाना, जैसे हमने कहा आपका उत्तर सही नहीं है, हमने कहा आपका उत्तर सही है, या बालक उत्तर दे रहा है और उस उत्तर को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक अपनी गर्दन हिलाता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि वह उसे ये प्रोत्साहित कर रहा है कि हाँ आपका उत्तर सही है। गर्दन को नकारात्मकता के साथ हिलाना, इसका मतलब बालक ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है। इसके अलावा अपनी आंखों के माध्यम से, चेहरे के हाव भाव के माध्यम से, हाथों के माध्यम से भी शिक्षक जो है छात्र को प्रोत्साहित करता है। कई बार शाबाश शब्द या बहुत अच्छा शब्द कहने के लिए शिक्षक उस बालक के संदीप जाकर बिना शब्द बोले उसकी पीठ थपथपा देता है। ये पीठ थपथपाना भी अशाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं। शिक्षक के द्वारा जो पुनर्वलन दिए जाते हैं उनके दो रूप हैं। पहला है शाब्दिक पुनर्वलन और दूसरा है अशाब्दिक पुनर्वलन। शाब्दिक पुनर्वलन में शिक्षक के द्वारा अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस भाषा में अध्ययन करा रहा है, उस भाषा के अपने अपने शब्द हैं। हिंदी में हम या सामान्य हिंदी में जो माध्यम में हम अच्छा, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, अति उत्तम, उत्तम आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत भाषा जब हम अध्ययन करा रहे हैं तो हम शोभनम, अति शोभनम, श्रेष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करा रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम गुड, वेरी गुड आदि शब्दों का प्रयोग करके शाब्दिक पुनर्वलन दे सकते हैं। लेकिन अशाब्दिक पुनर्वलन में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः यह सभी विषयों में समान रूप से समान तरीके से दिया जाता है। इसमें हम गर्दन को हिलाकर दोनों तरफ या तो हमें से सकारात्मकता में गर्दन हिलाना या नकारात्मकता में गर्दन हिलाना, या इसके अलावा उसके संदीप जाकर के उसे इसलिए से उसके सिर पे हाथ फेरना या उसके पीठ पर जाकर के थपथपाना, ऐसे कई प्रकार के शाब्दिक अशाब्दिक क्रियाएं हैं जो हम उस बालक को पुनर्वलन दे सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पुनर्वलन कौशल में शिक्षक को किन किन घटकों का ध्यान रखना चाहिए। पुनर्वलन कौशल के ऐसे कौन कौन से घटक हैं जिनके माध्यम से शिक्षक को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं तो आपको इन पुनर्वलन कौशल में यानी बच्चे के साथ में जो अनुक्रिया करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। ठीक है ना। तो ये जो पुनर्वलन के घटक हैं वो दोनों प्रकार के हैं। दोनों प्रकार से तात्पर्य सकारात्मक और नकारात्मक। पुनर्वलन कौशल के जो घटक हैं उन घटकों में इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है सकारात्मक, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्वलन। इसके जो घटकों की बात करते हैं तो इसका जो पहला घटक है वह ये है कि मौखिक सकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है। दूसरा है जो हाव भाव का सकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है। और तीसरा है समीप जागर पुनर्वलन देना। तो
हम पुनर्वलन कौशल के घटकों के बारे में बात कर रहे थे, तो पुनर्वलन कौशल के जो घटक हैं उन घटकों की जब बात करते हैं तो एक छात्र अध्यापक को पुनर्वलन कौशल के दौरान इन घटकों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वह जब अध्ययन कराता है तो वह इन सब चीज़ों के बारे में आवश्यक रूप से सीखे, ताकि वह जब कक्षा में अध्यापन कराने जाए तो इन सब का पुनः ध्यान रखे। तो पुनर्वलन कौशल की घटना की उपाय, पुनर्वलन कौशल की जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो इन घटकों को देखा जाता है। इन घटकों पर हम देखें कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनको शिक्षक को दोहराना चाहिए या जिनको नहीं दोहराना चाहिए। इसका मतलब हो गया सकारात्मक है इन्हें करना चाहिए और नकारात्मकता है इनके साथ में जो है इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए पहला लिखा हुआ है मौखिक सकारात्मक पुनर्वलन, यानी कहने का मतलब है शिक्षक को पढ़ाते समय पर अपने मुख से भी सकारात्मक पुनर्वलन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने अभी शब्द बताए थे, अच्छा, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, उत्तम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। हाव भाव के द्वारा सकारात्मक पुनर्वलन, यानी उस बालक को प्रोत्साहित करने के लिए, हास्य करने के लिए, बहुत अच्छा, आप हाथ हिला करके हाँ हाँ ठीक, आप जो है उससे प्रसन्न होकर मुस्कुरा करके, आप उसकी तरफ आंखें मिला करके, आप उसके पास जो है अपने शरीर का, चेहरे का इस तरह का प्रदर्शन करें ताकि उस बालक को लगे कि वह जो उत्तर दे रहा है वह पॉजिटिव उत्तर दे रहा है। ऐसे पुनर्वलन को जिसको देख, ऐसा हाव भाव बनाना जिसको देखकर बालक प्रोत्साहित हो सके अपने उत्तर को देने के लिए, सकारात्मक हाव भाव भरा पुनर्वलन कहलाता है। तीसरा है समीप जाकर पुनर्वलन देना। शिक्षक को भी समीप जाकर के पुनर्वलन देना चाहिए। समीप जाकर देने का पुनर्वलन का मतलब है ये नहीं है कि सभी बालकों के समीप जाए, लेकिन अगर कोई बालक को आपको ऐसा लगता है कि इसलिए जो है उत्तर बड़ी सफाई से बहुत अच्छा श्रेष्ठता के साथ दिया है या पूरी कक्षा में उसने श्रेष्ठतम कार्य किया है, ऐसी स्थिति में आप उसके समीप जाकर के उसके सिर पर हाथ फेर करके या उसकी पीठ थपथपा करके भी पुनर्वलन देना चाहिए। आंशिक उत्तरों का प्रयोग करके पुनर्वलन देना। अब ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है कि बच्चा जो है, छात्र जब उत्तर देता है तो उस उत्तर में जो है कुछ अंश उसका सही होता है, तो शिक्षक उस सही अंश का प्रयोग करके, यानी आपने जो उसकी जो शिक्षक के छात्र के द्वारा जो बताया गया उसमें से केवल जो सही अंश हैं उनका चयन करके उत्तर को पूर्ण करना भी एक पुनर्वलन देना ही है। बालक को ऐसा लगता है कि मैंने भी सही उत्तर ही दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें से सही अंशों का चयन करके अगर शिक्षक अपनी भाषा में पूर्ण जवाब देता है तो ऐसी स्थिति में भी वह बालक को प्रोत्साहित करता है उस कार्य को करने के लिए। उसे ये लगता है कि मेरे द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह उत्तर बहुत ही सही है और वह दोबारा उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। तो इसका मतलब हो गया एक शिक्षक को पढ़ाते समय पर मुख्य रूप से सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए, हाव भाव द्वारा सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए, उसके समीप जाकर के भी पुनर्वलन देना चाहिए और आंशिक उत्तरों का प्रयोग करके भी पुनर्वलन देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि एक ही प्रकार का पुनर्वलन बार बार नहीं देना चाहिए और किसी की बहुत अधिकता भी नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार के पुनर्वलन की न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है बार बार मुझसे ही देते रहे या अपने हाव भाव का बिल्कुल ही प्रदर्शन ना करें या किसी बालक के समीप ही ना जाए, उसे प्रोत्साहित ना करें या उस छात्र के उत्तर का उपयोग ना करें। हमें एक शिक्षक होने के नाते इन सभी पुनर्वलनों का ना बहुत अधिकता के साथ और बहुत ही न्यूनता के साथ प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है सबका प्रयोग समय पर करने, उचित समय पर करते रहना चाहिए। अब अगर एक बालक के द्वारा अनुचित क्रिया की गई है तो उसमें भी शिक्षक उसे पुनर्वलन देता है। तो नकारात्मक क्रिया के लिए जो पुनर्वलन करता है शिक्षक, उनमें से कौन कौन सी चीजें उनका ध्यान रखने की कोशिश करें। एक तो है मौखिक नकारात्मक पुनर्वलन। इसका मतलब हो गया मुख के द्वारा बालक को यह बताना कि आपके द्वारा जो क्रिया की गई है वह उचित नहीं है, वह सही नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका उत्तर सही नहीं है या आप जो बता रहे हैं गलत है या आप जो बता रहे हैं अनुचित है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी बालक को बताना नकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। दूसरा है हाव भाव द्वारा नकारात्मक पुनर्वलन। जिस प्रकार हम प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार से हम गंभीर होकर के अपनी आंखें दिखा करके या हमारे शरीर गर्दन हिला करके मना करके नकारात्मकता में हम उसे बता सकते हैं कि आपके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह क्रिया उचित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम शारीरिक हाव भाव के द्वारा या चेहरे के हाव भाव के द्वारा उस बच्चे को ये संकेत दे देते हैं कि उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह अनुचित है, आप अपने स्थान पर या अपने उत्तर की जो क्रिया आप कर रहे हैं उसको आप रोक लें। ठीक है। तो ऐसा पुनर्वलन जो बच्चे को अनुचित क्रिया करने के लिए रोकता है और जिसमें हम हाव भाव या शारीरिक शब्दों का या शारीरिक संचालन का प्रयोग करते हैं, शारीरिक शब्द का मतलब ये हो गया चेहरे या हाथ के द्वारा, ऐसी स्थिति में हम उसे हाव भाव द्वारा नकारात्मक पुनर्वलन
कहते हैं। तीसरा है अनुयुक्त शब्द पर पुनर्बलन देना, यानी ऐसी स्थिति में कई बार शिक्षक पुनर्बलन दे देता है जहां पर उसका देने का कोई औचित्य नहीं है, या कई बार ऐसा भी कर देता है शिक्षक कि जिस पुनर्बलन को देना चाहिए था उस पुनर्बलन को न दे करके जो है एक सामान्य पुनर्बलन दे देता है, या सामान्य के स्थान पर विशिष्ट पुनर्बलन दे देता है। यह भी अनुयुक्त स्थान माना जाता है। कहने का मतलब है जब एक बार 10 बालकों ने उत्तर नहीं दिया और 10 बालकों के बाद किसी बालक ने उत्तर दिया तो निश्चित रूप से वह प्रश्न बड़ा ही अच्छा था और बालक ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, तो उस बालक को एक विशिष्ट पुनर्बलन मिलना चाहिए था, लेकिन शिक्षक उससे ठीक है कहकर बैठ जाइए। तो उस बालक को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत श्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन मुझे शिक्षक ने बहुत अधिक जोर या महत्व नहीं दिया। तो ऐसा भी प्रयोग जो है अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन देना कहलाता है। एक ये भी है कि जो है छात्र ने कोई बहुत अधिक प्रयास ही नहीं किया, या ऐसी स्थिति में कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और शिक्षक उससे बहुत बड़ी जो है धन्यवाद या उसे बहुत अच्छा या ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, अनुकूल शब्दों का भी पुनर्बलन, चौथा नंबर पर लिखा हुआ है अनुकूल शब्दों के द्वारा पुनर्बलन। अनुकूल शब्दों का द्वारा पुनर्बलन का प्रयोग क्या हो गया कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है शिक्षक जो है बीएड करने वाले या एसटीसी करने वाले जब अपनी माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वो कई बार थैंक यू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। थैंक यू शब्द का प्रयोग वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो मेरे बराबर के साथी हैं, प्रतिम कक्षा कक्ष है, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं सब वो बीएड के विद्यार्थी हैं या एसटीसी के विद्यार्थी हैं, तो वह उनके लिए थैंक यू शब्द का प्रयोग कर देता है। जबकि इस प्रतिम कक्षा कक्ष में शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं शिक्षक की भूमिका में हूँ और वे जो नीचे सभी बैठे हुए हैं वे छात्र की भूमिका में हैं, इसलिए धन्यवाद या थैंक यू जैसे शब्द का पुनर्बलन शब्द के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कौन से शब्द हैं? और बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जैसे कह दिया कि जो है आपने जो उत्तर दिया है वह ठीक नहीं है, या आपने जो उत्तर दिया है वह पूर्ण है। ऐसा कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे बालक को ये लगता है कि मैंने जो कार्य किया है वो बहुत ही श्रेष्ठ किया है। तो हमें अनुपयुक्त शब्दों का पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। अगर हम अनुपयुक्त शब्दों के द्वारा पुनर्बलन देते हैं तो जो है बालक जो है, जैसे कई बार क्या होता है कि बालक उत्तर देता है और शिक्षक फिर उस उत्तर से संतुष्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर बाद में कहते थे हाँ तुमने ठीक कहा था, तो तुमने ठीक कहा था ये पुनर्बलन नहीं है, तुमने ठीक कहा है, ये तुमने जो है तुम्हारा द्वारा चयन किया गया, तुम्हारे द्वारा जो उत्तर हुए शब्दों का चयन किया गया वो बहुत अच्छे थे। ऐसा भी कहना जो है सही समय पर कहना, ऐसे शब्दों का चयन करना ये शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो नकारात्मकता में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? हम हाव के द्वारा नकारात्मक दे सकते हैं, मौखिकता के द्वारा नकारात्मक दे सकते हैं, हमें अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन नहीं देना चाहिए और हमें अनुपयुक्त शब्दों का भी चयन नहीं करना चाहिए। और पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्बलन का अभाव। ऐसा ना हो कि आप पूरी क्लास को पढ़ा के चले जाएं और आप उस दौरान बालक को किसी भी प्रकार का कोई जो है पुनर्बलन ही ना दें। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आपको इसी स्थिति में बालक को पुनर्बलन देना ही है। तो आज की क्लास में हमने रीइंफोर्समेंट स्किल की परिभाषा के बारे में पढ़ा, रीइंफोर्समेंट स्किल यानी पुनर्बलन कौशल के प्रकार के बारे में पढ़ा, शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले पुनर्बलन कौशलों के रूपों के बारे में पढ़ा और पुनर्बलन कौशल के घटक पढ़े। ये जब पाठ योजना बनाई जाती है तो इन घटकों को नीचे लिखा जाता है, इसलिए इनको आप जरूर नोट करें ताकि आपको उस समय पर आप यहाँ पर आएँ कॉलेज में और आपकी जब माइक्रो टीचिंग कराई जाए तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। कल हम जब आएंगे फ्रेश मूड में तो पुनर्बलन कौशल की पाठ योजना के साथ आएंगे कि हम पुनर्बलन कौशल की पाठ योजना का निर्माण किस तरह से करते हैं। आज का हमारा ये तीसरा कौशल है, फिर कल से उसके बाद में 2-3 कौशल और कराए जाएंगे। आप इन सब का बार बार अभ्यास करें, अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करें। आपके द्वारा में से किसी प्रकार से पूछा भी नहीं जा रहा है कि हम इन कौशलों को पाठ योजना से बनाएं तो क्या प्रयास करें, क्या कमियां रह रही हैं। मेरे पास में अभी तक किसी बालक के द्वारा इस प्रकार का कोई कॉल नहीं किया गया है। ग्रुप में लगातार आपके वीडियो डल रहे हैं, आप उन्हें देखें, लाइक करें, पसंद करें। कोई कमियां हैं तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।